आम से रिलेटेड तिब्ब नबवी में हमारे पास क्या फ़वाइद मौजूद हैं और उसका आम इस्तेमाल भी क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फलों को कितना हमारा पोर्शन हमारे खाने का फलों पे होना चाहिए। और बहुत सारे लोग शायद ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो हम सब्ज़ियाँ खाते हैं उसको अगर प्योरली बोटानिकल अल्फाज में समझा जाए, साइंटिफिकली समझा जाए, तो वो भी फल ही है। तो आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, तिब्ब नबवी का भी हवाला देंगे और अभी माशाल्लाह ज़ियारतों से भी वापस आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा साहब, कैसा रहा आपका सफ़र? मेरे ख्याल में आप करबला और उससे नजफ़ भी गए थे माशाल्लाह। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। मेरा तकरीबन 10 दिन का टूर था, एक दिन जाने का, एक दिन आने का और 8 दिन वहाँ गुजारे। नजफ़ अशरफ में मैंने माशाल्लाह से 3 दिन गुजारे और करबला मोहल्ला में 4 दिन और काज़मेन में 1 दिन। माशाल्लाह। तो हमें आज बताइए कि हम ज़रा बात करना चाह रहे थे फल और समरात की। आपने वहाँ का भी कुछ मुझे हवाला बताए थे कि वहाँ पे भी बड़े अच्छे फल, बहुत अच्छे आपने बड़े लजीज फल। क्या बात है, मैंने चेरी वहाँ पे खाई, वो बड़ी बड़ी चेरी थी, वो बड़े लजीज चेरी थी और सस्ते फल वहाँ पर, बहुत ही सस्ते। मैंने वहाँ पे आड़ू खाया, बड़ा लजीज। बड़े हमारे तो आप दिल जला रहे हैं आम लोगों के। हम तो इस वक्त दालें, गोश्त, चावल, इवन चीनी, सबका भाव हमारे यहाँ बढ़ गया है और हम सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होना है। लेकिन फिर भी ज़रा फल की बात कर लें। अगर एक आदमी बड़ी अपनी मेहनत के साथ कमाई हुई पूंजी से अपने घर वालों के लिए फल लेने जाता है, सबसे पहले तो पहचान बताइए कि किस तरह अच्छा म्यारी मीठा फल ले सके। अब बेचारे लेते हैं, घर जाके फिर उसमें भी शक्कर डालनी पड़े, शहद डालनी पड़े, तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली तो बात मैं ये करूँगा कि बिलखुसूस आम की बात हो रही है, तो आम को हमें कोशिश करनी चाहिए, जो हम लेते हैं रिवायती अंदाज़ जो अब शुरू हो चुका है कि आम की पेटी में कार्बेट रखा हुआ होता है। अच्छा। तो वो कार्बेट जो है उसको वहाँ से कच्चा आम पैक करके पेटी में उसमें कार्बेट रख देते हैं। वो यहाँ आते आते पीला हो जाता है, लेकिन अंदर से वो कच्चा ही होता है। गुठली के करीब बिल्कुल खटास उसमें होती है, तुरशी उसमें होती है। हम कोशिश करें बग़ैर कार्बेट लगा हुआ आम हम ले लें और उसको हम अपने घरों में ला के लिहाफ में या चादर में उसको लपेट के रख दें। 2 दिन 3 दिन में पक जाता है। आगा साहब, हम 2 चीज़ों की यहाँ पे बात करना चाहेंगे। एक तो ये तरीके जिसकी वजह से कच्चे आम को एक्सपेडाइट करके जल्दी करके पकाया जाता है और वो आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें एक खटास आपको तुर्शी मिलेगी। लेकिन एक जो फिनोमेना जो बिल्कुल नया है वो ये कि आम जो कि इतना मीठा फल होना चाहिए, इसके आफ्टर टेस्ट में एक कड़वाहट आ रही है। यानी वो तुर्शी उस लेवल की है कि हम कहें कि एक तेजाबियत जैसी इसके अंदर कड़वाहट आती है। ये क्या वजह है? देखिए, इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड इस पे जो है छिड़की जाती है। आपको पता है, जैसे ही आम के दरख्त पे फूल आता है, तो आम के दरख्त पे जैसे ही फूल आता है, मक्खियाँ और कीड़े उस पर हमला आवर हो जाते हैं। सही। अब उसको रोकने के लिए उस पर दवाइयों के स्प्रे होते हैं। वो दवाइयों के स्प्रे से ऊपर ही नहीं रहते, अंदर तक जज्ब हो जाते हैं। जब वो जज्ब हो जाते हैं, जब वो बहुत खुशनुमा नज़र आता है, बहुत अच्छा नज़र आता है, बड़े बड़े आम, ताकतवर आम नज़र आते हैं, लेकिन जब हम उसको खाते हैं, बजाय इसके आम के अंदर ये क़ुव्वत है कि हज़म की रतूबत, जो हाजमे की रतूबत होती है मैदे में, उसको बढ़ाता है। बजाय इसके कि हमारा खाना आराम से हज़म होना चाहिए, हम उसको खाते ही तेज़ाबियत महसूस करते हैं, सीने में जलन महसूस करते हैं। कुजा ये कि हमारे दिल को बहुत तक़वियत और मुक़वी होना चाहिए, वो भी उसको भी नुकसान होता है। पल्पिटेशन बहुत लोगों को शिकायत आने लगती है, जबकि दिल को पल्पिटेशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मुक़वी है वो। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि इस पर दवाइयाँ इतनी ज़्यादा, इस पर फिर हम सही से धोते नहीं हैं। अच्छा, बहुत सारे जैसे दशहरी आम है, उसको चूस के खाते हैं, उसको सही से धोते नहीं, उसको चूसते हैं तो उस पर दवाइयाँ लगी भी होती हैं। अच्छा, और अक्सर ये कहा जाता है कोई भी फल अगर आप लें तो उसकी जहाँ पे डंठल होती है, जो उसका स्टेम होता है, उस जगह पे, क्योंकि वहीं से जैसे आपने बात की कि रतूबत होती है, वहीं पे कीड़े मक्खियाँ उसके ऊपर हमला आवर होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। तो फल को लेने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से धोएं और फिर गीले फल को फ्रिज में ना रखें, वरना वो जल्दी और ख़राब हो जाएगा। अच्छा आगा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ हम आम की और उसकी बात कर रहे हैं, अगर बिलखुसूस कोई शख्स इतना शनासा नहीं है, ऐसा फल ले आता है, खाने में खट्टा है, क्या करना चाहिए? उस फल को छोड़ देना चाहिए या जो दूसरे तरीके होते हैं उससे मीठा करके कभी मिल्क शेक बना के किसी तरह उसको इस्तेमाल करें? यहाँ तो हम बड़ी एक्सट्रीम बातें भी सुन रहे हैं कि अगर उसमें इतनी तेज़ाबियत है, तुर्शी है, खटास है, तो उसमें शायद केमिकल लगा हुआ इतना ज़्यादा है कि आप उसको इस्तेमाल ना करें। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आप बग़ैर केमिकल लगा हुआ फ्रूट लाएं और उसको घर के अंदर चादर में लपेट के, एक आम सी चादर में लपेट के रखें या लिहाफ के अंदर रख दें। उसके बाद आप उसको 2 दिन 3 दिन के बाद निकाल के खाना शुरू करें। अच्छा,
अब जो आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तुर्शी से, उसकी तेज़ाबियत से कैसे बचना है। अगर आप आम खा रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये ख्याल करें कि निहार मुँह आम ना खाएं। निहार मुँह आम खाने से नुकसान होगा, तेज़ाबियत ऑलरेडी उससे हो जाएगी आपको फ़ौरन। अच्छा, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आम खाया जाए और अच्छी तरह धोने के बाद खाया जाए, और जिस जगह डंठल का मुकाम है वो अच्छी तरह से पाक किया जाए, धोया जाए। अच्छा, उसको खाने के बाद या तो उस पर आप दूध पी लें, अगर दूध नहीं पी सकते थोड़ी सी लस्सी बनाएं नमकीन, और लस्सी पी लें, आपको तेज़ाबियत बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर साहब आजकल बड़ा ट्रेंड है कि मैंगो को हम डाइस करते हैं फल को, और उसके ऊपर क्रीम, फ्रेश क्रीम डाल के खाते हैं। अब ये भी पैकेट वाली क्रीम होती है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है बिल्कुल। एक तो उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होता है। प्रिजर्वेटिव होने से हमारे जिगर पे ज़ोर पड़ता है ना, जब ज़ोर पड़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस पर हम दूध की नमकीन लस्सी पिएँ, आराम से हज़म करेगा। अच्छा, अब जैसे शुगर पेशेंट हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भी आम खाएं, हम महरूम क्यों रह जाएं, वो भी खा सकते हैं। एक छोटा सा आम ले लें, उसको खाने के बाद 4-5 दाने जामुन के खा लें। सही। जामुन के खाने के बाद उनकी शुगर वो ऑटोमेटिक थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, और वो भी खा सकते हैं, क्योंकि भाई दिल तो उनका भी है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो आम खाने से यकीनन वजन बढ़ता है, इसके लिए क्या किया जाए? आम बहुत वजन बढ़ाता है। हाँ जी, आम बहुत वज़न बढ़ाता है, और आम खाने के बाद जो लोग दूध पीते हैं उससे वज़न जल्दी बढ़ जाता है। खून वाफिर मकदार में खून पैदा करता है, जब खून पैदा करता है तो वज़न बढ़ जाता है। अच्छा, जो लोग, लेकिन इसका फिर पॉजिटिव ये है कि वो ख़वातीन जो स्ट्रगल करती हैं कि उनका आयरन कम है या हीमोग्लोबिन कम है, हमारे घर में तो हमेशा कहा जाता था कि आप चीनी बेशक ना मिलाइए, आम दूध पीजिए, मिल्क शेक उसका बना लें, या फिर जैसे आम की प्यूरी होती है उसमें थोड़ा सा दूध मिला के पी लें। ये आपको फौरी तौर पे आपका ब्लड लॉस अगर हुआ है, खुसूसन अगर पोस्ट प्रेगनेंसी है, आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगी। आप अभी यहाँ पे कपड़े का जिक्र कर रहे थे, मुझे बचपन का किस्सा याद आ गया। हमारे नाना, उन्होंने क्योंकि वही आम के पेड़ लगाए हुए थे घर में, तो जो आम उतरते थे उसको हमारे आटे का कनस्तर होता था, तो उसके अंदर दबा दिया जाता था कि उसकी हीट में वो पक जाएगा। तो कई दफ़ा आप रोटी बनाने के लिए आटा निकालने जाएं और अंदर से आम बरामद होता था, तो हम कहते थे भले ये तो अल्लाह ने दिया तो ये हम खुद ही खा लेते हैं। हमारे बचपन में भी हमें अच्छी तरह से याद है कि हमारे मोहल्ले में एक आम वाली खाला हुआ करती थी, उनके घर में 2-3 किस्म के आम के दरख्त लगे थे। अच्छा, पहले बड़े बड़े सहन होते थे, तो वो आम वाली खाला हम हर सीज़न में हमारे घर आम भेज दिया करती थी। तो वो हमारी अम्मी बोलती थी भाई आम वाली खाला ने भेजा है, तो हर मोहल्ले में आम वाली खाला एक आध होती थी, आम वाली फुप्पो होती थी या खाला होती थी। और डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करना चाहती हैं। कई आम वाली जो खाला होती हैं वो फल भेज देती हैं, कभी कैरी की चटनी भेज देती हैं, कभी आम का मुरब्बा बना देती हैं, कभी मैंगो का कोई डिलाइट बना के भेज देती हैं। तो भाई अब खाला ने जितनी मेहनत करनी है ये उनके ऊपर। अच्छा, वो लोग क्या करते थे, उनके ज़माने में भी आम के फल जैसी फूल आते थे उस पर कीड़ा और ये मक्खियाँ आ जाती थी। वो लोग क्या करते थे, हरमल जो फुकरा वगैरह फ़कीर वगैरह धूनी वूनी देते हैं ना, जैसे बाज़ारों में घूम रहे होते हैं धूनी दे रहे, वो हरमल को नीचे दरख्त के नीचे जला दिया करते थे। उसकी धूनी से वो मक्खियों का हमला और कीड़ों का हमला बिल्कुल बेकार हो जाया करता था, वो सब चले जाते थे। उनके घर में कभी आम के अंदर, पत्तों के अंदर ना कीड़ा लगा, ना फलों के अंदर। इस बात से आगा साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुझे जुबैदा आपा याद आ गई, क्योंकि हमेशा वो टोटके और जो चीज़ें मुझे जो अच्छी बात लगती थी, आई थिंक वो पुरानी बातें हमें बताती थी कि जो रिवायती अंदाज अपनाए जाते थे घर में कीड़ा, कॉकरोच, दीमक, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के। लेकिन अहम बात ये थी कि ये तमाम नुस्खे ऑर्गेनिक थे। आजकल आप देखें कि बच्चों को कितने ज़्यादा कभी स्किन रैश होता है, कभी एज़मा की प्रॉब्लम होती है, और वो इसीलिए होता है कि घर में भी जो हम कीड़े मारने की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली वो जहर है। तो जब वो आम में तुर्शी पैदा कर सकता है तो इंसानी सेहत के साथ क्या करता होगा, ये तो फिर हमें स्किन की बीमारी ज़्यादातर घरों में इसलिए आ रही है, हम जो लेदर के सोफे इस्तेमाल करते हैं, और वो जो लेदर होता है वो ज़्यादातर बाहर से आता है। चाइना ने सर पूरी दुनिया की लेदर मार्केट ख़त्म कर दी है। ये रेक्सिनाइट के नाम से उन्होंने कोई और चीज़ ही बनाई है, लेकिन इसको हम किसी और दिन बात करेंगे। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। मुफीद टिप्स जी, आम से रिलेटेड तुर्शी तो है उसके अंदर, लेकिन अगर आप उसको निहार मुँह सुबह ना खाएं तो एसिडिटी नहीं होती, और बहुत सारे और तरीके इसको खाने के। मैं तो सोच के मुँह में पानी आ रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं एंड देन वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज का एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट। हम सब अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और अक्सर हम पे अगर कोई लेबल लग जाए, कोई नाम से हमें कोई पुकारने लगे तो वो हमारी चिढ़ बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनाख्ती कार्ड बनाने की उम्र 18 साल है, लेकिन नादरा अब आपको ऑफ़र करता है जो लोग 18 साल से कम उम्र लोग हैं उनकी भी एक शनाख्त यानी एक जुवेनाइल आइडेंटिटी कार्ड भी आपका बन सकता है, जिसको जुवेनाइल CNIC कहते हैं। ये किन लोगों के काम आता है, क्यों बनवाना चाहिए, 18 साल की उम्र से पहले इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, ये वो सवालात हैं जिसको आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। और ख़ुसूसन इसलिए भी क्योंकि हम देखते हैं कि बेफॉर्म, पहले ज़माने में बेफॉर्म का बड़ा रिवाज होता था। आपने पहले एक बच्चे की पैदाइश पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, फिर बेफॉर्म कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता था। अगर आपको याद हो, हमारे बचपन में अगर हमने इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता था तो माइनर बच्चों को वालिदैन में से किसी एक के पासपोर्ट पे ही ऐड किया जाता था। लेकिन आज अगर 3 माह का भी बच्चा है तो उसको बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए उसका अपना ज़ाती पासपोर्ट होना ज़रूरी है। और उससे पहले के अगर हम पेपर वर्क को देखते हैं तो आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपके वालिदैन ने आपके लिए एक फैमिली फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है, यानी ख़ानदान नंबर, कि आपके ख़ानदान में कितने अफराद हैं, बहन भाई कितने हैं, वालिदैन कौन हैं, और फिर उसके बाद बात जाती है जुवेनाइल CNIC पे। आज इसी हवाले से हमने एक रिपोर्ट बनाई है। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज़ात आपको ज़रूरी हैं आपके लिए, क्या किसी माइनर के साथ किसी का साथ होना ज़रूरी है, कंसेंट फॉर्म चाहिए होता है, एक एडल्ट का या सरबराह का होना आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी, आपने देखा कि जुवेनाइल कार्ड कहाँ कहाँ आपके लिए अहम साबित हो सकता है, लेकिन क्या ये मुतबादिल है बेफॉर्म का, और अब बेफॉर्म नहीं बनाया जाता है? ऐसे ही कई सवालों को हल करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है ब्रिगेडियर निसार मीर साहब को, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस हैं विद नादरा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि जुवेनाइल कार्ड, जुवेनाइल शनाख्ती कार्ड किन के इस्तेमाल में आता है, और ख़ास तौर पर क्या ये बेफॉर्म का मुतबादिल है? अब बेफॉर्म नहीं बनाया जाता क्या? सितरा इकबाल, बहुत शुक्रिया, आपने आज मौका प्रोवाइड किया मुझे नादरा का मौक़िफ़ इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आवाम को बता सकें। ऐसे है कि कुछ अर्सा पहले तक नादरा बेफॉर्म इशू किया करती थी, और बेफॉर्म अभी भी इशू होते हैं, मगर जो वक्त आगे जा रहा है इस तरह रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल A और O लेवल के जो एग्ज़ाम बच्चे अपीयर होते थे उनके पास वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बेफॉर्म होता था। ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जब वो लेके जाते थे तो वो उनके ऊपर फोटोग्राफ नहीं होती थी। सही। तो इसके लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट दी कि आप कोई नादरा से आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनाएं। तो लोगों को सहूलत देने की खातिर हमने एक जुवेनाइल कार्ड इंट्रोड्यूस किया, और वो बच्चे जो 15, 16, 17 साल के हैं, क्योंकि 18 साल के बाद तो प्रॉपर शनाख्ती कार्ड उनका बन जाता है, तो उससे पहले उनके लिए हम जुवेनाइल कार्ड बनाते हैं। ये जुवेनाइल कार्ड बनाने के लिए बच्चों को खुद आना पड़ता है, साथ माँ बाप या कोई बहन भाई जो बड़ा हो जिसका आइडेंटिटी कार्ड हो वो आ जाए, वो वेरिफिकेशन करेगा, उसकी हम फोटोग्राफ लेंगे। सही। और उसका जुवेनाइल कार्ड बन जाएगा। सही सही। इस जुवेनाइल कार्ड के यूजेज कहाँ कहाँ पे है? इस जो O लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, जो A लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, उनका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पे पहली बात है ये यूज़ होता है। बिल्कुल। उसके बाद जो लोग पढ़ने के लिए बच्चे छोटी उम्र में बाहर जाते हैं उनके लिए भी ये यूज़ होता है। अभी रिसेंटली मिडल ईस्ट में, दुबई में ख़ास तौर पे जिस शख्स ने भी एंट्री करनी है पाकिस्तान से, उसके लिए सिम कार्ड होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये सिम वाला या फिर ये स्मार्ट ID कार्ड आपके लिए बड़ा अहम होता है, और ख़ुसूसन अगर हम देखते हैं ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स के काम आता है, अगर आपका पासपोर्ट मौजूद है तो उसके ऊपर CNIC लिखा हुआ होता है, जो नंबर होता है उसी के थ्रू आपका जुवेनाइल कार्ड बन सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि अब तक पाकिस्तान में कितने, यानी नादरा के रिकॉर्ड्स के मुताबिक कितने जुवेनाइल कार्ड्स आप लोग इशू कर चुके हैं? इसका तरीक़ेकार तो आपने बताया कि इन बच्चों की बायोमेट्रिक्स भी होती हैं, कुछ इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिए। जी सिद्रा इकबाल, ये जो अभी तक हम 9 लाख लोगों को, बच्चों को ये कार्ड, जुवेनाइल कार्ड इशू कर चुके हैं जी। इसके लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है, हमने अखबारों में भी एडवर्टाइज़ किया है, और सब लोगों को पता है, तमाम स्कूलों कॉलेजों को पता है। तो जब जिस चीज़ को ज़रूरत पड़ती है वो आता है हमारे पास,
सही। और उसके लिए हम ये कार्ड इशू करते हैं। आई थिंक ये बड़ा अहम बात इसलिए भी है क्योंकि छोटे बच्चों को जैसे हम कहते हैं ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तो ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कि एक बहुत ही अहम और मुस्तनिद आपकी फ़ोटो ID बनती है जो आपको कई मराहिल में हेल्प कर सकती है। तो अगर आपके घर में भी टीनेजर्स हैं, यंग बच्चे हैं, उनकी ये दस्तावेज़ात आप मुकम्मल करें। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरी नज़र से गुजरी ब्रिगेडियर साहब, जिस पे हम सराहना चाहेंगे, हमारी पूरी टीम सराहना चाहेगी नादरा की एफर्ट्स को, कि हमने देखा कि ये जुवेनाइल कार्ड आपका ना सिर्फ आप सबके लिए बनता है, बल्कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी वो माइनर्स जिनको कोई ना कोई अगर हेल्थ इशू है, मिसाल के तौर पे कोई डिसेबिलिटी है, या फिर वो अगर ऑटिस्टिक हैं, और उनके वालिदैन ने, जो ये ऑटिस्टिक बच्चों के वालिदैन ने जब ये जुवेनाइल कार्ड बनाया, तो मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने सराहा कि नादरा के स्टाफ ने ना सिर्फ उनको फैसिलिटेट किया, उनको बहुत अच्छे से बताया, उनके बच्चों के साथ बड़ा पेशेंटली अपना रवैया रखा, बल्कि उनको मजीद आगही भी दी। तो हम खिराज तहसीन पेश करते हैं नादरा की टीम फॉर मेकिंग द एफर्ट। लेकिन मुझे इस हवाले से हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए जुवेनाइल कार्ड या उनके लिए जो ID कार्ड है स्पेशल एबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ वाला, ये किस तरह हेल्पफुल साबित होता है? आपने एक बहुत अहम सवाल दिया है। हमने जुवेनाइल कार्ड के अलावा जो लोग हमारे डिसेबल्ड बहन भाई हैं जी, उनके लिए हमने ये किया है कि डिसेबल्ड कार्ड लोगों के साथ कार्ड इशू करते हैं। सही। ये जो डिसेबल्ड लोगो है, ये रेड कलर में एक कोने कार्ड के कोने में प्रिंट कर दिया जाता है जी, और 4 तरह की डिसेबिलिटी को हम इसमें शामिल करते हैं। सही। सबसे पहले तो जो लोग फिजिकली ब्लाइंड है उनको देते हैं, फिर जो लोग इसके अंदर जिनकी हेयरिंग की प्रॉब्लम हो, जिनको उनको देते हैं, डेफ एंड डम्ब लोगों को जी, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उन लोगों को देते हैं, सही, और जो लोग फिजिकली डिसेबल हो उनको भी देते हैं। तो 4 तरह की डिसेबिलिटीज है। ये डिसेबिलिटी जो डिफाइन की है, ये नादरा ने नहीं की है, ये NCRDP है और PCRDP है, नेशनल लेवल की और प्रोविंशियल लेवल की ये डिसेबिलिटी के अदारे हैं जी, उन्होंने नोटिफाई किया है और उसके मुताबिक देते हैं। अभी तक हम जो डिसेबल्ड लोगों को कार्ड दे चुके हैं वो तकरीबन 2,80,000 लोगों को दे चुके हैं। सही, सही। इनमें से 2,10,000 जो है मेल हैं और 70,000 फीमेल है। ठीक है। जहाँ तक कस्टमर केयर का तल्लक है, तो नादरा ने अपने कस्टमर की केयर करने के लिए मेगा सेंटर का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों में दिया है। अभी तक हम 5-6 जगहों के ऊपर मेगा सेंटर बना चुके हैं। सही। ये 24/7 चलते हैं। इसका मतलब है कोई ईद की भी छुट्टी नहीं है, कोई इतवार की छुट्टी नहीं है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें इन डिटेल से आगाह करने के लिए। खुद ये भी कि यू गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड टू फैसिलिटेट ऑल पाकिस्तानीज, और खुसूसन हम जैसे कहते हैं कि डेटा इज़ पावर टुडे। अगर आपके पास ये डेटा मौजूद है कि हमारे मुल्क में स्पेशल नीड्स वाले लोग कितने हैं, कितने लोग जुवेनाइल कार्ड्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आपका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बनता चला जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स आपकी इन सहूलियात से फ़ायदा उठाएंगे, और यकीनन लेटर ऑन अगर आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए हुकूमत अगर कोई पॉलिसी लेके आती है, तो सबसे पहला जो आपके पास टूल मौजूद है वो आपकी यही शनाख्त, आपका यही ID कार्ड है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके घर में टीनेजर्स हैं, इन चीज़ों को इल्तवा में ना डालिए। अगर आपके यहाँ स्पेशल नीड्स वाले कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनकी भी दस्तावेज़ात को मुकम्मल कराइए। इसी उम्मीद के साथ कि यू विल पे हीड टू दिस एडवाइस, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बढ़ेंगे मिलो पाकिस्तानी की तरफ। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हफ्ते का जो आखिरी दिन होता है ना, उसमें हमने आपको सोचा कि एक ट्रीट दी जाए। हमने हाल ही में देखा कि आई मेकी UAS चैलेंज जो कि एनुअली होता है और इस दफ़ा वेल्स में हुआ, उसमें पाकिस्तान ने पहली पोजीशन, यानी जो पहला ग्रैंड चैम्पियंस अवार्ड है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जो टीम है वो लेके वापस पहुंची, और हमने सोचा कि आपकी इनसे मुलाकात कराई जाए। बताते चलें कि इस साल भी इसमें तकरीबन 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान से एक और टीम भी पहुंची थी, लेकिन ये
जो ग्रैंड चैंपियंस अवार्ड अपने नाम करके टीम वापस लौटी है, इनका ताल्लुक है जी नस से, यानी पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज से। आज मेरे साथ मौजूद हैं हसन हैं जी, आमिर, अरहम और सरवत। दे आर द टीम मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। पहला सवाल तो यही होगा, ये मुझे पता है ये जो जर्सीज या जैकेट्स इन्होंने बनाई थी ये वेल्स के लिए बनाई थी, तो कराची की 50 डिग्री सेल्सियस में पहन के कैसा लग रहा है आपको? बस ये तो ना ही पूछो तो अच्छा है, मगर ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आज टीवी के एसीज बड़ा अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमने इनको ये पहना के बिठाया हुआ यहाँ पे। हसन, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को फॉर विनिंग दिस। और मैं आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ ग्रैंड चैंपियंस अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया, बल्कि साथ साथ 4 मुख्तलिफ अवार्ड्स भी इसी चैम्पियनशिप में इन्होंने जीते हैं, जिसमें स्क्रूटनियर्स अवार्ड शामिल है, मीडिया इंगेजमेंट अवार्ड शामिल है, सेफ्टी एंड एयर वर्दीनेस शामिल है, एंड लास्टली द बेस्ट बिजनेस प्रपोजल भी शामिल है। तो दे परफॉर्म्ड वेल इन ऑलमोस्ट ऑल द की एरियाज। किसका आइडिया था? हाउ वाज इट ऑल पुट टुगेदर? हसन। बेसिकली मैम हमारी ये सीनियर्स की टीम बनाई हुई थी, उन्होंने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और इस बार बेसिकली उनका ये था कि क्योंकि वो सब ग्रेजुएट होने लगे थे तो उनको ये वो चाहते थे कि ये कंटिन्यू हो। हाँ। तो हम जूनियर्स ने सब ने उनके मेंटरशिप के अंदर काम किया, और बल्कि अगर आज हम 4 यहाँ बैठे हैं तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। आई थिंक दैट इज़ द सक्सेशन प्लानिंग। हमारे मुल्क के लीडर्स को भी कुछ इस बात से सीखना चाहिए कि हमेशा कोशिश करते हैं कि सारा क्रेडिट हमें मिल जाए, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपने अगला सक्सेशन प्लान, अगले लीडर्स, अगले टीम मेंबर्स किसको क्रिएट किया है। आमिर, आपसे पूछना चाहूँगी हाउ वाज द एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ये पता है कि पहली दफ़ा जब टीम ने पार्टिसिपेट किया तो वो लास्ट ईयर 2 अवार्ड्स लेके आए थे। आप लोगों की माशाल्लाह परफॉर्मेंस और बेहतर रही। जाने से पहले आप लोग नर्वस थे कि कैसा होगा? बहुत ज़्यादा नर्वस थे हम, बिल्कुल। एक्चुअली हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हम इतनी बड़ी अचीवमेंट को सक्सेस यानी कि सिक्योर कर पाएंगे। और एक्सपीरियंस जो आप कह रही हैं, एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने यानी कि बेसिकली दूसरे इंटरनेशनल कंट्री में जाके, और आप जब ग्रैंड चैम्पियन के तौर पे हम बन गए थे तो हमें काफ़ी अच्छा यानी कि फील हो रहा था कि पाकिस्तान का झंडा हमने पकड़ा हुआ है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी मुल्क को रिप्रेजेंट करके दे ट्रूली द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान। और हम आपसे पूछना चाहूँगी कि एक आम तासुर ये है, ख़ास तौर पे जिस फील्ड से आप लोग ताल्लुक़ रखते हो, कि साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ या वसाइल या रिसोर्स पाकिस्तान में नहीं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स प्योरली अपने मेहनत के बलबूते पे, अपने टैलेंट के बलबूते पे किसी भी मुल्क में, किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में दूसरे ममालिक के स्टूडेंट से कम नहीं है। ये फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, लेकिन क्या आपको अपने एप्टीट्यूड में, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड इटसेल्फ में कोई फ़र्क नज़र आया जब आपने दूसरे काउंटर पार्ट से मुलाकात की, इंटरेक्शन की? नहीं, ऑनेस्टली बिल्कुल। पहले जब हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं, अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते, तब हमें लग रहा होता है कि वहाँ पे जो टीम्स आएंगी वो किस नेक्स्ट लेवल की होंगी, क्योंकि इंग्लैंड की सारी टीम्स थी, तो पहले फील हो रहा होता है। लेकिन जब ऑब्वियसली आप पूरे 9-6 महीने आपने मेहनत करी और जब अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके जाते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने भी अच्छी खासी मेहनत करके आए हो। जब उनके प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हो तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हम लोग किसी से कम नहीं थे, और हमारे प्रोजेक्ट्स में ऑब्वियसली हम ग्रैंड चैम्पियंस बने। तो हमने उन सारे प्रोजेक्ट्स को हमने बहुत टफ टाइम दिया। इनफैक्ट कुछ टीम्स को तो हमने बिल्कुल ही उनको बहुत साइडलाइन ही कर दिया, बाउंड्री मार दी ना, जिस वजह से सिक्सर मार दिया। सरवत, वैसे मुझे बताएं कि इस वक्त इंग्लैंड और वेल्स में एक और मुकाबला हो रहा है जिसको हम वर्ल्ड कप कहते हैं क्रिकेट का। तो उसमें तो हम जी ताने बाने मिला रहे हैं कि फलानी टीम हार जाए, फलाने प्लेयर की टांग टूट जाए, तो उसके बाद हम किसी तरह सेमीज में पहुंच जाएंगे। आज भी बड़ा मैच होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। मुझे आप ये बताइए कि जब आप कंपेयर, यानी एक तो होता है ना कि पाकिस्तानी टीम का जो हाल है वर्ल्ड कप में कि कोई उम्मीद ही नहीं है लोगों को, आपने पाकिस्तान टीम, जो आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो लोगों का क्या तासुर पाया? लोग वहाँ पे भी आपको अंडरडॉग समझ रहे थे, क्या मैवरिक्स थे आप लोग, या ऑलरेडी एक धाक बैठी हुई है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की? वहाँ पे तो सबसे पहली बार हमारी टीम में 3 लड़कियां थी, तो लोग यही देख के हैरान हो गए थे कि पाकिस्तान से टीम आ रही है और 3 लड़कियां, क्योंकि बाकी टीम्स में या तो कोई लड़की नहीं थी या तो सिर्फ एक थी। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही थी लड़कियों की वजह से, ज़्यादा है, प्लस टेक्निकल भी काम था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। प्लस वहाँ के जो जजेस थे वो खुद भी एक्साइटेड थे हमारे हेलीकॉप्टर और प्लेन को उड़ते हुए देखने के लिए। तो वहाँ के ये बात आपने कही, हम आम तासुर हम ये इमेजिन करते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों को मौके नहीं मिलते, लेकिन इस
इंटरनेशनल कंपटीशन में जहाँ 32 टीम्स पहुंची, कई टीम्स में जेंडर डाइवर्सिटी नहीं थी, जबकि हमारे लिए ये बायस फ़ख्र और एजाज़ है कि पाकिस्तान टीम्स जो पार्टिसिपेट करी थी उसमें ख़वातीन थी, 3 लड़कियाँ शामिल थी। सरवत, कभी ये इंटिमिडेट करते हैं आपको या आप इनको इंटिमिडेट करती हैं? टीम वर्क होता है तो कभी ऐसा मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो भी काम हो रहा होता है सब साथ साथ कर रहे होता है, लाइक बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन लड़का है लड़की है। मार्केटिंग भी सब करते हैं, टेक्निकल भी सब करते हैं, तो लाइक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस। वंडरफुल। मुझे बताएं कि माशाल्लाह यू वर एबल टू रेज यू नो योर स्पॉन्सरशिप्स में देख रही हूँ बहुत सारे लोगोस भी लगे हुए हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? बल्कि उससे भी पहले ये बताएं कि हर दफ़ा ये कंपटीशन अलग अलग चैलेंजेस देता है, एक तरह से आपको टेक्निकल इंजीनियरिंग चैलेंज देता है। इस दफ़ा ह्यूमैनिटेरियन वर्क का था, और हमारे नाज़रीन को भी बताते चलें कि ये जो 2 स्पेसिमेन बड़ी डेंजरस किस्म की कॉन्ट्रैप्शंस आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रोन है जो फुली ऑटोमेटेड है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हसन। बेसिकली ये दोनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, दोनों डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से हैं। तो जो आपका हेलीकॉप्टर होता है वो बेसिकली ये होवर कर सकता है इसको, ये ऐसी जगह जहाँ पे आपके पास टेक ऑफ करने के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, आपको रनवे पे नहीं करना है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर बेहतरीन साबित होता है, या आपको कहीं रुक के डिलीवर करनी है। वरना दूसरे पर्पसेस में आपके पास प्लेन भी एज एन ऑप्शन होता है। ये आपका 2 to 2.5 kg का पेलोड ड्रॉप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका सेफ्टी एड किट भी आ सकती है, आपके फूड सप्लाईज भी आ सकते हैं, और दे आर इक्विप्ड विद ड्रॉपिंग पेलोड्स जो कि पैराशूट्स के थ्रू ड्रॉप होते हैं ताकि वो अपॉन लैंडिंग वो डैमेज ना हो सके। वंडरफुल। तो जिस तरह फार फ्लंग एरियाज़ में आप अक्सर पाकिस्तान में ये सूरत हाल देखते हैं कि जी सैलाब आ गया या बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, या हमने जैसे 2005 में अर्थक्वेक की सिचुएशन देखी, तो ऐसे इलाकों में जहाँ लोग फंस जाएं और इमदादी टीम्स वहाँ ना पहुँच पा रही हो, ये शाकार ये जो इन्वेंशन है इनकी, जो इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन इसकी की हुई है, ये वहाँ जाके ह्यूमन को डिटेक्ट करके और वहाँ पे ये पेलोड यानी जो भी 2-2.5 किलो में उनके लिए इमीडिएट इस्तेमाल की चीज़ें हैं या फिर फर्स्ट एड है, दवाई है, ये उन तक पहुँचा सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे कमर्शियली जिस तरह आजकल करंट वेज ऑफ हेल्पिंग जो हैं, जैसे हमारे हम लोग देखते हैं आर्म फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स जा रहे होते हैं, ये उनसे ज़्यादा चीप भी हैं और सेफ भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको पायलट की जरूरत नहीं है इसके अंदर, इसकी मेंटेनेंस उनसे बहुत कम है जो आपके कमर्शियल एयरक्राफ्ट वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है, फ्यूल एफिशिएंट है, और किसी कुदरती आफत में नहीं बल्कि और दूसरे मराहिल में भी, जहाँ हम डिजीज़ कंट्रोल की या मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर आपकी जैसे पोलियो टीम है किसी इलाके में नहीं पहुँच पाती, इमीडिएटली कोई वबा कहीं पे फैल गई है, ऐसी सिचुएशंस में भी ये हेल्प आपको कर सकता है और ड्रॉप ऑफ कर सकता है पेलोड। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, ये अम्मी के लिए दही ला सकता है जिसके लिए भगाती हैं अम्मी, ये खुद ही आप भेज दो, दुकान वाला इस पे दही लगा के वापस इसको भेज दे, बड़ी महंगी दही साबित हो जाएगी। इससे बेहतर है कि घर में कुछ बना लिया जाए। अच्छा, आखिर में वंस अगेन बिकॉज योर स्पॉन्सर्स हैड पेड, यू नो, आप लोगों पे एतबार किया, आप पे ट्रस्ट किया, मुझे ये बताएं कि किसी को एक्नॉलेज खास तौर पे करना चाहेंगे हु हेल्प्ड यू फैसिलिटेट और आपकी पार्टिसिपेशन को जिन्होंने यकीनी बनाया? बिल्कुल मैम, बेसिकली आपने 2 चैलेंजेस का बात करी थी कि टेक्निकल, अब लेकिन जो इंजीनियरिंग या टेक्निकल रिलेटेड चैलेंजेस हैं तो कंपटीशन तो उसी के बारे में कि आपने उसको कैसे टैकल करना है। लेकिन हमारा पिछले साल भी सबसे बड़ा इशू थोड़ा फाइनेंशियल ही था कि हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट और फाइनेंशियली, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, बट उसके बाद भी हमारी टीम एक अच्छी खासी फाइनेंशियल क्रंच के अंदर थी। बट मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने कंपटीशन से पहले हमसे मुलाकात करी थी, हमें इनकरेज भी किया बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने को, और साथ साथ उन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया हमारी टीम को, जो मतलब वो फाइनल उन्होंने फिर हमारा जो एग्जीक्यूशन है उसकी वजह से हमारी काफ़ी स्मूथ हो गई बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, अरहम, आमिर एंड सरवत फॉर बीइंग हियर। वी विश यू ऑल द बेस्ट। और यकीनन हमारे नौजवानों पे यकीन करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे इनके जो सीनियर्स थे वो इनकी टीम बना सकते थे, टेक्निकली इनको मेंटोर कर सकते थे, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके लिए भी मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम देखने वालों को, जो मुखैर अफराद हैं और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उनको कहूँगी कि इस तरह की जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं यूथ के लिए, उसमें ज़रूर कोई फंड कायम करें सो दैट दे आर फ्यूचर फैसिलिटेटेड टू पार्टिसिपेट एंड इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम वो रोशन करके आए। इसी के साथ जी बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का हमारा मौजू एक ऐसी दुखती रग है माशरे की जिस पे हमने सोचा कि बात करनी बहुत ज़रूरी है, और इसके ताने बाने हमारे रिलीजन से भी मिलते हैं, हमारे दीन से भी मिलते हैं। ख़ुसूसन अगर बात की जाए कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके मरने के बाद उसका नाम लेवा जो उसकी औलाद हो वो नेक और सौले हो, और यही वो एक्सटेंशन है जो हर इंसान चाहता है। यानी अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआएँ की जाती हैं कि नेक और सौले औलाद मिले। लेकिन अगर हम बड़े सग़ीर ख़ुसूसन साउथ एशिया को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे इस चीज़ में एक और एडिशन ये भी है कि हम ज़्यादातर औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह है? कोई बुज़ुर्ग अगर दुआ भी देता है किसी नौबयाता जोड़े को तो कहते हैं अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा दे, या अगर प्रेगनेंसी की खबर आ जाती है तब भी ये कहा जाता है कि इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर बेटा ही होगा। इससे वो क्या जुड़ी हुई बातें हैं? क्या ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा है? कल्चरली हम ये समझते हैं कि शायद खातून का मकाम उसकी फ़ैमिली में, माशरे में बहुत मुस्तहकम हो जाता है अगर उसके पास बेटा हो। ख़ानदान क्या ये समझता है कि हमारा नाम हमारी जो फैमिली नेम को आगे चलाने वाला हमें मिल गया है। इससे जुड़ी हुई और क्या रवायतें हैं? आज भी बेटी को हम ये क्यों समझते हैं कि शायद इस पे जो ख़र्चा हम कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर है, जबकि लड़के पे जो ख़र्चा किया जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपके बुढ़ापे का कोई प्लान है, वो आपका रिटायरमेंट प्लान है। ये जो देखने का नज़रिए में हमारे यहाँ फ़र्क है, पर्सपेक्टिव्स का फ़र्क है, इसको ज़रा जांचने की कोशिश करेंगे। और ये वो चीज़ें हैं जो जानते हुए और ना जानते हुए हम इनको फॉलो करते हैं, यानी सबकॉन्शियसली ये हमारी फितरत का हिस्सा बन चुका है। औलाद नरीना की ख्वाहिश रखना गलत नहीं है, लेकिन उसकी ऑब्सेशन होना, जिसके चक्कर में हम अक्सर देखते हैं कि फैमिली साइजेस लोगों के बड़े हो जाते हैं, 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, और पता चलता है कि ख्वाहिश क्योंकि बेटे की थी उसी हवाले से ये फैमिली साइज़ इतना बड़ा हो गया। इस हवाले से बात करते हैं। आज हमारा पैनल मौजूद है, हमारी दीनी, माशरती, कानूनी हिसाब से हर तरह से रहनुमाई करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू। आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती नूर रहमानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं फैमिली लॉयर एंड लीगल कंसल्टेंट जनाब दानिश सुमरो साहब, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद हु इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। डॉक्टर ज़ुबैदा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, हर नौबयाता जोड़ा जब इस पॉइंट पे पहुंचता है कि वो फैमिली अपने एक्सटेंड करने की बात करता है, फैमिली शुरू करता है, तो प्रेगनेंसी में जब आपके पास आते हैं ये कपल्स, किसी ना किसी पॉइंट पे ये ज़रूर आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अनबॉर्न बेबी है उसका जेंडर क्या है। आप अपने एक्सपीरियंस में क्या समझ पाई हैं? इसको जानने की या पूछने की वजह क्या होती है? इसको पहले तो फिर भी हमारे पास जो कपल्स आते थे लेट प्रेगनेंसी में, ये हमसे पूछा करते थे कि हमें शॉपिंग करनी है, आप बता दें मेल है या फीमेल है। लेकिन अब ये शौक़ इतना बढ़ गया है कि वो आते ही पहला क्वेश्चन यही होता है कि मुझे ये तो बता दें बेटा है या बेटी। और जब मैं पूछती हूँ कि अभी इतना लंबा टाइम आपके पास है, आप इतनी जल्दी शॉपिंग करके क्या करेंगे, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ये सिर्फ बात शॉपिंग तक नहीं है। इसके पीछे असल में जो लड़की है उसको बेटा के शायद ऐसा लग रहा होता है कि उसका जो उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है वो मजबूत हो गया है, ससुराल में उसके लिए जगह बन गई है, इसलिए कि उसने बेटा पैदा कर दिया है। इसलिए जब डिलीवरी होती है तो अगर हम कह दें कि मुबारक हो बेटा हुआ है, तो वो इतनी खुश होती हैं कि रोने लगती हैं कि अच्छा मुझे बेटा हुआ है, और बेटी का सुन के बस मुस्कुरा के चुप हो जाती हैं। आपने कभी बेटी को बुरा समझती में तब्दीली देखी, जैसे किसी अर्ली अगर प्रेगनेंसी में डिस्क्लोज आपने कर लिया कि बेबी का जेंडर क्या है, तो क्या ये खबर मिलते ही कि बेटी होने वाली, क्या ख़वातीन कभी स्ट्रेस में आ जाती हैं? बिल्कुल आती हैं। ख़ासतौर पे ऐसी ख़वातीन जिनको पहले बेटा ना हो, अच्छा, पहले भी बेटियां हों, उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और इसीलिए एथिकली हम लोग बाउंड हैं कि हम पेशेंट्स को जेंडर ना बताएं। एथिकली ना बताएं, लेकिन लीगली इसमें कोई ममानियत नहीं है। आप अक्सर मना करते हैं तो फिर उनकी कोशिश होती है कहीं और जाके अल्ट्रासाउंड करें और मालूमात ले लें। लेकिन यहाँ पे अब अगर इसको दीनी एतबार से देखा जाए, वैसे तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पे, उनकी सुन्नत पे, उनका जो इखलाक का अंदाज़ था, जो उनकी फैमिली वैल्यूज़ थी, जो उन्होंने हमें तरीका सिखाया, उस पे हम चल सकें। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी है उन वालिदैन के लिए, उन माँ बाप के लिए जो अच्छी परवरिश करते हैं अपनी बेटियों की, उनका ख्याल रखते हैं कि उनको बशारत है जन्नत की। लेकिन ये बात हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। नूर भाई, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, बेटे की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा क्यों होती है लोगों को? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका
अला हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह आल इमरान आयत नंबर 14 में ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह शाह फरमाता है ज़ुय्यिना, हमने मुज़य्यन कर दिया है लोगों के लिए हुब्बुश्शहवाति, शौक़ बढ़ा दिया है, शहवत बढ़ा दी है, मिनन निसा वल बनीन, औरतों में और लड़कों में। यानी एक मर्द की जो फितरत होती है, जिबल्लत होती है, वो मर्द लड़के की तरफ ज़्यादा होती है। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। और आज भी ऐसा ही मामला है कि तकरीबन अगर देखा जाए तो मर्दों की ख्वाहिश ये होती है कि उनके घर में पहला लड़का पैदा हो ताकि उनका नाम चल सके, उनका वारिस बन सके और आगे जाके मामला हो सके। यहाँ सूरह निसा में ये बात की, सूरह आल इमरान में ये लोगों की जहनियत बताई अल्लाह ने। अब आते हैं सूरह आल इमरान के अंदर आयत 81, 82, 83 के अंदर हज़रत मरियम की वालिदा दुआ मांगती हैं, इन्नी नज़र तो लका माफ़ी बतनी मुहर्रन, ए अल्लाह जो मेरे शकम में अगर सही सलामत पैदा हुआ तो मैं तेरे हवाले कर दूँगी। और सम्मई तुहा, और अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमा लेता और लड़की पैदा होती है। वो फरमाती परवरदिगार आलम ये तो लड़की पैदा हुई है, मैं तो लड़का चाहती थी। तो मतलब उस ज़माने के अंदर भी ये जहनीत थी कि अल्लाह लड़का पैदा हो ताकि मैं तेरे हवाले कर दूँ। एक जहनीत हर ज़माने के अंदर है कि लड़का चाहिए। अब आप ये देखें कि अल्लाह ने लड़की को पैदा किया और लड़की को पैदा करने के बाद पूरे आलमीन के अंदर इज्जत बख्श दी। सुभान अल्लाह। तो शायद लड़का पैदा होता तो उसे उस ज़माने में इतनी इज्जत ना मिलती जो एक लड़की को पैदा करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर सूरह मरियम नाजिल कर दी और हज़रत ईसा रूहुल्लाह की वालिदा बना दिया और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में उनका तज़किरा कर दिया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या होता था, हुजूर ने किस तरह औरतों को इज्जत दी। कुरान ने बता दिया कि मर्द की ख्वाहिश होती है, मगर अल्लाह के नबी ने करके बता दिया। आपने वो हदीस की तरफ इशारा किया, अल्लाह के नबी शाद फरमाया कि जो दो बेटों की परवरिश करता है, मैं मोहम्मद और वो इस तरह कल क़यामत में साथ हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद फरमाते हैं। और एक औरत को किस तरह इज्जत दी अल्लाह के नबी ने कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हर एक सहाबी और आज तक हर साहिब ईमान ये दुआ करता है कि मेरे माँ बाप आप मोहम्मद आप पे कुर्बान। और जब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आती थी तो नबी इस्लाम जगह से खड़े हो जाया करते थे और कहते थे फातिमा तुझ पे मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। एक बेटी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इज्जत, ये मकाम, ये एहतराम दिया। जो बेटी की परवरिश करता है, जो बेटी को अता करता है, अल्लाह ताला उसको ख़जाने गैब से अता फरमाता है। एक मेंटलिटी आती है और इस ज़माने के अंदर भी यही है कि बेटा पैदा होना चाहिए। ये हकीकत थोड़े से आपकी कतई कलामी करूंगी, लेकिन जो हम हवाला सुनते हैं सूरह कौसर का उसके बारे में भी बात कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये ख्वाहिश तो इंसानी है, हमारे सबके दिलों में होती है। और फिर माशरे के जो ताने होते हैं, अगर वो दिल आज़ारी वाली बातें करते हैं तो आज के दौर के वालिदैन भी ये बातें सुनते हैं। अगर किसी खातून के पास बेटा नहीं है या किसी आदमी के औलाद नहीं है या औलाद नरीना नहीं है तो लोग उसको ताने देते हैं। इसी तरह के ज़दोकोब, इसी तरह की बातें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने कहा। और जब आप बहुत दिल बर्दाश्ता हुए तो सूरह कौसर भी नाजिल की गई थी, उसका थोड़ा सा हमें बयान कीजिएगा। बताएं नबी अलैहिस्सलाम की जब साहबजादों का इंतकाल हुआ, हज़रत कासिम का, हज़रत अब्दुल्ला का, हज़रत तैयब का इंतकाल हुआ, तो वहाँ के जो लोग थे सब कुफ़ार कहने लगे नबी इस्लाम की नाउज़ुबिल्लाह उम्र तो अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी चंद साल के हैं, अभी चले जाएंगे तो इनका नाम निशान ख़त्म हो जाएगा। इन्ना शानिया का हुआ अब्तर, अल्लाह ने फरमाया कि जो इनके दुश्मन हैं वो अब्तर हो जाएंगे, वो उनके नाम निशान मर जाएंगे। जिनके 10-10 लड़के थे, जिन उस ज़माने में वो लोग बातें करते थे जिनके 10-10 लड़के थे, आज उनकी क़ब्र तक को कोई नहीं जानता। और नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं, हाज़ा इब्न सैयद, ये मेरे दोनों बेटे हैं और इनसे क़यामत तक नस्ल चलेगी। और आप देखें आज जगह जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मिल जाती है, हर जगह, वो अमेरिका हो, वो पाकिस्तान हो, वो अफ़गानिस्तान हो, वो सऊदी अरब हो, वो लबनान हो, वो शाम हो, वो रूस हो, जहाँ भी जाएंगे आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से सैयद वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। और ये जो हम बात करते हैं कि नाम लेवा या अपने ख़ानदान का नाम लेके चलना, ताहिर साहब इस पर क्या कहेंगे? ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? अगर आप इंसानी फितरत की भी बात करें, लीगली जैसे कहा जाता है, लीगल हेयर्स होना, कि जी एक शख्स है वो बहुत दौलत कमाता है ज़िंदगी में और फिर कहता है कि अगर मेरी औलाद नरीना ना हुई तो पता नहीं ये किसके हवाले ये दौलत हो जाएगी। तो क्या ये एलिमेंट भी इसमें आता है? देखिए, कानून ने जो है वो औरत और मर्द को इक्वल दर्जा दिया। सही। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है, आर्टिकल 25, 1, 2 और 3, ये तीनों जो हैं वो औरत और मर्द को बराबरी का कॉन्सेप्ट देते हैं। और जिस तरह आप कॉन्सेप्ट बात कर रही हैं कि लीगल हेयर कौन होगा, इस्लाम ने और कानून ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनहेरिटेंस का हक औरत को दिया है और डिफाइंड है ऑलरेडी, और ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो कितना है। तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि
जो है वो इनहेरिटेंस जो है औरत वो नहीं ले सकती। वो है आपकी वारिस बन सकती हैं, आपके जो आपकी जायदाद है उसकी वारिस आपकी बेटी बन सकती हैं। अब और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे करना चाहूँगी कि जिस वारिस की आप इतनी ख्वाहिश करते हैं, तानी साहब ज़रा ये भी बताइए ना कि पाकिस्तान की कोर्ट्स में इस वक्त कितने केसेस हैं जब यही वारिस सवाल बन के आपको ले आता है कटहरे में और कहता है कि जी मेरा हक दो, ये जो तुम्हारे पास विरासत है ये सब चीज़ें ये मेरी हैं। हमने कितने केसेस देखे हैं जब बेटे ये सवाल लेके कोर्ट्स में पहुँचते हैं और बड़ा एम्बैरेसिंग होता है, तकलीफ होता है वालिदैन के लिए वो सारा मरहला। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली हमारे माशरे में औरत की हम वैल्यू नहीं समझे जी। ज़्यादातर जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें बेटे ही होते हैं जो कि वालिदैन को इस नहज पर लाके खड़ा करते हैं। वहाँ पे वो करोड़ों रुपए उनको वहाँ से निकालने के लिए पे कर रहे होते हैं और जबकि बेटियाँ उनको प्रोटेक्शन दे रही होती हैं उनके इज्जत में, यानी आप एडिशन देख रही होती हैं। दान साहब एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, इस पर हम वापस भी आएंगे कि सिर्फ औलाद नरीना की ख्वाहिश कर लेना या अल्लाह ताला से औलाद नरीना हासिल कर लेने पे आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। फिर उसकी परवरिश आपने कैसे की है, उसकी तरबियत आपने ऐसे की है। लड़की को तो आप घर में रख के या ये समझते हैं कि जी अगर उसको तालीम दे दी, घर से बाहर निकाला तो ये बिगड़ जाएगी, वहाँ आपने रोकथाम कर ली। एक को जो आप खुली छूट देते हैं उससे फिर आप अपने बुढ़ापे को कैसे ख़राब करते हैं, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा से ये भी पूछूंगी कि ये जो क्वैक्स ने अपना पूरा कारोबार सजाया हुआ ये कह के कि तरह तरह के आपको टिप्स टोटके और पता नहीं क्या क्या वजीफे दिए जाते हैं ये कह के कि इससे आपको औलाद नरीना मिल सकती है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया भर में चलता है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक औलाद नरीना। ख्वाहिश रखना कोई गलत बात नहीं, अल्लाह ताला सबको नेक सेहतमंद और सौले औलाद दे, लेकिन जब ये ऑब्सेशन बन जाता है, और ऑब्सेशन भी इस तरह का जो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हर तरह का टोटका वजीफ़ा गलत एडवाइस दी जा रही है इस मद में कि इसको करने से या इस मरहले से गुजरने से आपके यहाँ औलाद नरीना हो जाएगी। डॉक्टर साहबा बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मार्केट में हैं, कोई लोग वजीफ़ा बताते हैं, कोई ग़िज़ा में तब्दीली की बात करते हैं, कोई कहता है कि जी फलाने जानवर का दूध पियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, फिर भी लोग पढ़े लिखे लोग ये कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप, ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसके पीछे उनकी यही ख्वाहिश है कि उन्हें बेटा हो और उसके लिए वो हर वो काम करने को तैयार हैं जिससे उन्हें ज़रा भी उम्मीद हो कि बेटा हो सकता है। और जिस किस्म के टोटके वो कर रहे होते हैं, साइंस नहीं समझती कि ये सब सक्सेसफुल है। नज़र सेहत टोटके भी होते हैं, इसमें गलत काम भी हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसमें गलत काम भी हो रहे हैं। क्वैक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, दाइयाँ इन्वॉल्व हैं जो कि बहुत उल्टी सीधी चीज़ें इनको बताती हैं और ये करते हैं। लेकिन इनको जब हम ये समझाते हैं कि देखिए बेटे और बेटी का फैसला तो उसी वक्त ही हो जाता है जब प्रेगनेंसी कंसेप्शन होता है, उस वक्त ही डिसाइड हो जाता है कि ये मेल बेबी है फीमेल बेबी है। बाद में आप कुछ भी कर लें, ये चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन आम लोगों की समझ में ये बात नहीं आती है और वो इनको एक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत ही ये हसास सब्जेक्ट है, हम बहुत मोहतात होकर ये कंटेंट और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको एक्सपर्ट्स के साथ जाना है। क्या आप इसके लिए वायबल कैंडिडेट है भी या नहीं, ये आपके पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करता है, जो कि आपको एक्सपर्ट्स ही गाइड कर सकते हैं। बट टेकिंग इट फॉरवर्ड, दानिश साहब, जिस तरह कहा जाता है कि आजकल का जो फैमिली लॉ है, अगर आप बाकायदा कोर्ट में रुजू कर रहा है कोई मैरिड कपल अलग होने के लिए, अलहदगी इख्तियार करने के लिए, हम आए दिन ये मामला सुनते हैं कि एक आदमी ने औलाद, क्या ऐसी औरत का कोई राइट, कोई हुकूक है कर सकती है, या फिर कोर्ट इसको एज अ वायबल एक्सक्यूज एक्सपेक्ट कि जी आदमी कहे कि जी इसने मुझे चाइल्ड करना चाहता हूँ या दूसरी शादी करना चाहता हूँ? देखिए जी, कानूनी तौर पे जो डाइवोर्स है वो मेल का जो राइट है जी, और खुला जो है वो फीमेल का राइट है, वो कभी भी ले सकता है। डाइवोर्स लेना या खुला देना, खुला के लिए ये कोई इसमें मुमानियत नहीं है, बट इशू सिर्फ ये आता है जब हमारे राइट इन्फ्रेंच होते हैं। सही। आज हमारा टॉपिक इस पे है कि औलाद मर्द पैदा करने की बात है। अब मर्द की बात यह है कि उस पे औरत पे जो जुल्म स्टार्ट होते हैं, उस पे वायलेंस स्टार्ट होता है, तो
उस वक्त रोका जाए, उसको कानून प्रोटेक्ट करता है। सही सही। डाइवोर्स देना मर्द का हक है, वो दे सकता है, उस पर कानून आपको नहीं रोकता। बट ऑब्वियसली ये जो औलाद की जो ख्वाहिश होगी, बेटे की जो ख्वाहिश होगी, इसके बाद वायलेंस जरूर होता है। नहीं, आप इसको प्रेवलेंट देखते हैं कि ये रीजन ऑफ डिवोर्स बनता हो हमारे? बिल्कुल, ये रीजन ऑफ डिवोर्स बनता है। इससे शुरुआत ही ऐसे होती है कि इनका आपस में ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, एग्रेशन आ जाता है मर्द में, वो अपनी बीवी को मारने लगता है। तो इस चीज़ों को वहीं पे कानून इसको प्रोटेक्ट करता है। वायलेंस के लिए लॉज बने हुए हैं और इस पे बहुत ज़्यादा हैवी फाइन है और यहाँ पे औरत को प्रोटेक्ट किया जाता है। इवन हमारे यहाँ लोगों को अपने राइट्स तक नहीं पता। सही। अब डाइवोर्स के दरमियान जो है वो मेंटेनेंस जो है वो मर्द को देनी है, बट आज तक लोग तलाक तो दे देते हैं, बट उन टाइम में जो है वो पैसे नहीं देते। इसकी जो रूट कॉज है वो जाके फिर एक मर्द की जो तरबियत है, जो परवरिश है, उस पर डिपेंड करती है। अगर तो उसकी अपनी वालदा ने इस बात पे बड़ा जोम किया हो, बड़ा फ़ख्र किया हो कि जी मैंने बेटा पैदा किया, लेकिन उस बेटे की तरबियत ये नहीं की कि उसको एक कंपैशनेट, काइंड, हमदर्द इंसान नहीं बनाया, तो वहीं पर एक कमी और खला रह गई। नूर भाई क्या कहेंगे? अक्सर लोग औलाद नरीना की ख्वाहिश तो करते हैं, बेटियों के नेक और सौले सोमो सलात के पाबंद होने पर बहुत फ़ख्र करते हैं। बेटे की अगर बेराहरवी भी हो, ये बड़ा शरारती है, ये तो बड़ा हेरा फेरी करता है, उसको भी फ़ख्रिया अंदाज में बयान किया जाता है हमारे माशरे में। बेटे की तरबियत हमारे दीन के मुताबिक किस तरह करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रूम के अंदर है तो लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बातचीत कर रहे हैं जी। और जब बातचीत का अंदाज इतना अच्छा, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ए मेरे चांद, ए मेरे जिगर, यानी जो भी प्यारा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कुरान ने इस्तेमाल किया, या बुनैया एक लफ्ज़ के। अब बेटे की तरबियत हो रही है, रोका जा रहा है कि देखो बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। सही। वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जब ज़मीन में चलना तो आहिस्ता से चलना। ए मेरे बेटे किसी को देखकर चेहरा नहीं फेरना। ए मेरे बेटे अगर तेरे दिल में राय के बराबर भी कुछ होगा तो अल्लाह अलीम खबीर है, अल्लाह इल्म रखता है, अल्लाह ताला खबर रखता है। ए मेरे बेटे ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं करना। लफ्ज़ुल हमीर, ये गधे की आवाज़ है जिसको लोग पसंद नहीं करते। कुरान ने कहा सबसे पहले अपने बच्चों की तरबियत में इनको टाइम दिया जाए। एक मसला ये कि आज बाप आता है, वो मोबाइल या लैपटॉप लेके अलग चला जाता है। 8 to 11 जो टाइम होता है वो ड्रामास का होता है, मवालदा वहाँ चली जाती हैं, बच्चा एक सेपरेट है, वो उसके हाथ में मोबाइल पकड़े जाता है, वो क्या देख रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो किस तरह उसके मामलात हैं, ये यहाँ मामला बड़ा एक अलमिया होता है। कुरान ने जब भी जोर दिया कि आप अपने बच्चे को देखें वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसकी कैदिंग के क्या मामला है। नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, एक बच्चा साथ जा रहा है। अब फरमाया मन, ये कौन है? फरमाया अबू, मेरे वालिद हैं। फरमाया इनसे आगे ना चलना, वाला अमामा, कभी इनसे आगे ना चलना। जब ये कभी तुम्हारे साथ बैठ रहे हो तो इनसे पहले कभी ना बैठना, और इनका नाम बेअदबी से ना लेना, और इनसे हमेशा मोहब्बत और प्यार से बात करना। नबी इस्लाम के ज़माने में एक शख्स आया, जिस तरह अभी दानिश भाई बात कर रहे थे, वो वाक़ याद आ गया। एक बूढ़े शख्स, एक नौजवान आया, या रसूलल्लाह मेरे वालिद ने जो है वो मेरी तमाम चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया है। अच्छा ठीक है, अपने वालिद को लेके आओ। अब वालिद जब आए तो वो डंडी उनके हाथ में थी, वो बूढ़े थे, सही आदमी टेकते हुए आ रहे हैं। नबी इस्लाम को देख कर रोने लग गए, और वो जब साहबी रसूल आए तो हुजूर के पास इतना रोए, जितने करीब के साहबा थे सब रोने लग गए। फरमाया या रसूलल्लाह, जब ये पैदा हुआ था ये लंगड़ा भी था, ये अंधा भी था, ये लूला भी था, ना ये चल सकता था, ना ये बैठ सकता था, ना ये खा पी सकता था, ना ये कपड़े पहन सकता था। रसूलल्लाह कपड़े मैं इसको देता था, मैं खिलाता था, मैं पिलाता था। आज मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ तो ये एक एक चीज़ मुझसे लेता है, ये मुझसे पूछता है ये कपड़े कहाँ के हैं, ये मुझसे पूछता है कि कहाँ खा रहा है, ये हिसाब लेता है। हुजूर रोने लग गए। आप फरमाया कि जो कुछ तुम्हारा है, बाप से कहा जो कुछ इसका, ये सब तुम्हारा है। और मैंने आज देखा है कि जिनके 10-10 लड़के होते हैं, वो 10-10 लड़के दुआ कर रहे होते हैं कि ये मर जाए, और एक बेटी होती है वो रहती किसी दूसरे शहर के अंदर है, मगर उसका दिल माँ बाप के साथ लगा रहता है। सही। ये तरबियत का मामला होता है, हमें तरबियत का मामला देखना चाहिए। आप देखें इस्लाम में तरबियत का मामला किस तरह है। मेल फिगर जो हम कहते हैं फादर फिगर, वो अक्सर कहा जाता है कि वो लड़कियां भी, वो बेटियां भी ज़्यादा मेरे ख्याल में अपने आप को सिक्योर फील करती हैं, उनकी आगे की ज़िंदगी भी बहुत आसान होती है, जिनके सर पे वो बाप का साया होता है, वो शफ़क़त होती है। लड़के की ज़िंदगी में और बेटे की तरबियत में बाप का क्या किरदार होता है, वो किस तरह, यानी अक्सर जैसे आपने ख़ुद कहा कि आज अगर एब्सेंट है या अब वो रोब बाप का नहीं रह गया, वो बाप की उस तरह बात घर में नहीं सुनी जाती, इसका भी असर हो रहा है बेटे? बिल्कुल ऐसा है। इब्राहीम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह के लिए खाने काबा बनाते हैं, ये तरबियत का मामला है। सैयदना अली हैदर करार इमाम हसन इमाम हुसैन की तरबियत करते हैं।
इमाम हुसैन अली अकबर की और ज़ैनुल आबिदीन की तरबियत करते हैं, और ज़ैनुल आबिदीन फिर जाके पूरे ज़माने की तरबियत करते हैं। सुभान अल्लाह। ये मामला है ना। देखिए मैं मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद की उंगली पकड़ के मुझे मस्जिद लेके जाते थे, क्योंकि आज के वालिदैन मस्जिद लेके जाते थे। वो मुझे बताते थे कि बेटा इनको सलाम करो, ये तुम्हारे चचा है, ये तुम्हारे मामू हैं। मुझे बताया जाता था इस तरह बैठो, इनको इस तरह देखो, इस तरह डील करो। आज मसला ये कि आज वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे। हम ये समझते हैं कि अच्छे स्कूल में, अच्छे स्कूल में भेज दो। हाँ। अच्छे स्कूल में देखिए तालीम एक अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। ये जो स्किल्स है इनका ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको इस तरह नोट कीजिए कि मैं इतने प्रोफेशनल से मिलती हूँ, लेट 20s में होंगे, बच्चे की आपने शादी कर दी, उसका खुद एक 2 महीने 3 महीने का बच्चा होगा, लेकिन वो कई चीज़ों पे आज भी अपने वालिद पे इसलिए डिपेंडेंट नहीं है कि उसके वालिद की एक विजडम थी, बल्कि इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि वो स्किल्स उसने कभी सीखे ही नहीं। मिसाल के तौर पर घर में अगर पाइप टूट गया है या गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया है, आप अपने इर्द गिर्द ज़रा नोटिस तो कीजिए, 28-29 साल के लड़के भी अब्बा को फ़ोन कर रहे होते हैं कि ज़रा मैकेनिक को भेज दीजिए, हमें नहीं पता कि आपके काम कैसे करवाते थे। तो ये वो चीज़ें, या अभी जैसे बकरा ईद आने वाली है, आज तक आप देखिए कि यंगस्टर्स जो हमारे हैं जो कि अपने आप में अब पूरी अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं, 24-25 साल के, उनको कुर्बानी का जानवर खरीदना नहीं आता, कुर्बानी घर में होती है तो उसको संभालना नहीं आता। तो कहीं ना कहीं तो हमारी परवरिश और तालीम में कमी रह गई है कि ये जो बेसिक स्किल्स हैं वो नहीं आते। हमारे नाना और देखिए नाना दादा हमारे कितना अच्छा देख के फल लेके आते थे, गोश्त खरीदना उनको आता था। ये तमाम चीजें वो स्किल्स हैं जो आजकल के लड़कों को सिखाई नहीं जा रही, बताई नहीं जा रही। इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और हम यहाँ बात कर रहे हैं बहुत ही मुरादों मन्नतों के बाद जो ये औलाद नरीना आती है, जो बचपन में गुड्डू या बबलू होती है, आप उसको 24, 25, 30 साल की उम्र तक भी बबलू ही रहने देते हैं, उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। ये भी एक बहुत बड़ा मरहला है जिस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि औलाद नरीना की ख्वाहिश आपने की, लेकिन फिर आप उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेबल एडल्ट मैन भी तो बनने दें। डॉक्टर ज़ुबैदा क्या कहेंगी इसमें जो एक खला आता है? बेटियों की तरबियत तो देखें, जैसे ही उसका सेकेंड भाई या बहन पैदा होता है, आप उसको बाजी अपिया का नाम दे देते हैं। अब बाजी अपिया ने छोटे बहन भाइयों को भी देखना है, उनकी दूध की बोतल भी ले जाके बेचारी ने धोनी है, और वो बाजी हैं। लेकिन जो बेटा है वो सबसे बड़ा ही क्यों ना हो या सबसे छोटा ही क्यों ना हो, उसको पैम्पर किया जाता है, उसको वो एहसास जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी ही नहीं जाती। उसकी वजह ये है कि वो बहुत लाडला होता है। उन्हें ये फिक्र होती है कि अगर हम इसे काम करवाएंगे तो फिर इसको कुछ नुकसान ना हो जाए। हाँ। तो उसके लाडले होने की वजह से उसे काम कम करवाया जाता है या कम जिम्मेदारी दी जाती है, और उसका नुकसान ये होता है कि फिर वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में या अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट्स आती हैं वो खुद बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अपनी केयर भी कर रही होती हैं, लेकिन उनके साथ जो मेल्स आते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो इतनी केयर नहीं कर पा रहे होती हैं। अगर हम अपने मेल्स को बहुत केयरफुल और बहुत अच्छा केयर करने वाला बना दें, हम अपने बेटों की अच्छी तरबियत करें, तो ये बाद में बच्चों के ही काम आती है। अब जैसे मैं अब्बासी शहीद में सुबह में होती हूँ, हमारे पास जो पेशेंट्स बहुत बुरे हालों में आती हैं तो हमें काउंसलिंग करनी होती है उनके मेल्स की कि इनके लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी है। वो फरार हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं, वो सीन पे होते ही नहीं है। डॉक्टर ज़ुबैदा बल्कि इससे भी एक स्टेप पहले ले जाते हैं। हमेशा देखें आप, जिस घर में बेटियां होती हैं तो तारीफ़ करते हुए लोग कहते हैं कि बड़ी जी सलीके से रखी हुई हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये बेटियों वाला घर है। औलाद नरीना की आप ख्वाहिश करते हो और घर ऐसा जंग का मैदान होता है और आप कहते हैं जी ये गुलदान भी इसलिए टूटे हुए क्योंकि लड़के हैं ना, गेम से खेलते हैं, बड़े शरारती हैं। और वो बेचारी अगर एक माँ है जो पहले समझती थी कि ख़ानदान में, माशरे में मेरी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम हो जाएगी, अब वो 3-3, 4-4 बेटों की फौज की खुद बेचारी सारे काम कर रही होती है और ये बच्चे कोई काम नहीं करके देते। ताकि साहब कैसे तरबियत करनी चाहिए? लड़कों वाला अगर घर है तो उस वालदा को ज़्यादा रोब से रहना चाहिए, बच्चों को अपने साथ किचन में भी काम कराए, घर में भी उसको कहे कि भाई एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपना कमरा तो साफ रख लो। ये कैसे बताया जाए उनको?
जी, मैं लॉयर हूँ तो मैं इक्वलिटी पे बात करूँगा। सही। तो बात दरअसल ये होगी, ट्रेनिंग की ज़रूरत सबको होती है। हाँ जी। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। हाँ। बेटी की ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो जाती है कि तुम्हें अगले घर जाना है तो खाना पकाना भी सीखो, अपने घर को साफ सुथरा भी रखो। बट बेटे की तरबियत नहीं होती कि तुम्हें किसी को घर लाना है और अपने घर का सरबराह बनना है, तो तुम्हें अगर घर में प्लम्बिंग के इश्यूज हैं, घर में ग्रोसरी के इश्यूज हैं, इवन किसी को जब ला रहे हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम हो। सही। वो किस तरह पूरी करोगे? अपनी माँ का इस वक्त ख्याल रखो, बहन का ख्याल रखो, वो से वो काम लिए नहीं जाते। सही। अब बगैर ट्रेनिंग के अचानक सारा सर पे मुसल्लत हो जाती है, तो फिर वो भागता है। नहीं भी जाना तो आप उसकी इसी बात से ट्रेनिंग कर दें कि भाई इसने कॉलेज के हॉस्टल में रहना है तो अपना दाल चावल तो बना लिया करे, इतना तो उसको आना चाहिए ना। देखिए ये बेसिक स्किल्स हैं, ये सबको आनी चाहिए, ये लाइफ स्किल्स हैं। एग्जैक्टली। इसमें लड़के या लड़की का कोई भी अमल दखल नहीं है। हम ये समझते हैं लड़की है तो उसको कुकिंग आनी चाहिए, लड़का है तो उसको गाड़ी ठीक करना आना चाहिए, नल अपने घर के थोड़े बहुत जो रिपेयरिंग वगैरह वो कर सके, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाहर से वो सामान ला सके। अभी हम इस चीज़ से हमें आगे निकलना होगा। बिल्कुल। बल्कि इसको अगर हम दीनी एतबार से भी देखें नूर भाई, हमें जैसे ही बताया जाता है कि वालिदैन की खिदमत करना सबसे अफजल इबादत है, लेकिन लड़के इस खिदमत को ट्रांसलेट करते हैं कि जी मैं बड़ा होकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और फिर मैं अपने माँ बाप की अगर फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हूँ तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ऑन दी अदर हैंड अगर वालिदैन बूढ़े हैं, बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं, तो बेटियाँ अक्सर उनकी बाकायदा फ़िज़िकली खिदमत करती हुई नज़र आती हैं। तो ये जो फ़र्क है इस पर ज़रा बात करें। अगर एक घर में सिर्फ बेटे हैं और माँ है, माँ अब शाम के वक्त थक भी जाती है, पूरा दिन अगर काम कर रही है, तो क्या कोई एक बेटा जाके माँ के लिए चाय का कप नहीं बना सकता? देखिए इसमें गलती माँ की है। माँ बचपन से बच्चे के दिमाग में बात डाली, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें वकील बनना है, तुम्हें फलां बनना है, और थीम ये कि तुम्हें ज़माने के अंदर नाम पैदा करना, तुम्हें सिर्फ कमाना है। बचपन दिमाग में बात डाल दी, तुम्हें सिर्फ कमाना है। बच्ची की तरबियत में कमाना भी रख दिया, लेकिन घर की खिदमत भी डाल दी। तो बच्ची बड़ी होने के बाद अपने वो तमाम जो तरबियत बचपन से वो लेके आ रही ना जी, उसके दिमाग के अंदर बात है कि मुझे खिदमत भी करनी है, मुझे ये तमाम करना है, मुझे रिश्तों को निभाना है। जब ईद से ईद मिलती है तो मकान बनता है, रिश्ते से रिश्ता जुड़ता है तो घर बनता है। आजकल बहुत सारे लोग मकानों में रहते हैं, घरों में नहीं रहते। जिनके 2-2 4-4 लड़के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत किया, वो सारे अब्रॉड हैं। हाँ। आज बूढ़े माँ बाप यहाँ मौजूद हैं क्योंकि वो मकान में रहते हैं, उन्होंने खुद मकान बनाया, उन्होंने घर नहीं बनाया, उन्होंने कभी भी बच्चों को साथ लेकर बैठकर रिश्तों को नहीं जोड़ा, बाउंड्स नहीं बनाए। बाउंड्स नहीं बनाया तो अब वो सारे बाउंड्स खुल गए, वो खुल गए तो आज वो वहाँ पर हैं। और इसमें तरबियत आपने खुद की है, आप बैठते उनको बताते, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान करते। इब्राहिम, अभी जिस बक़ईद की आपने बात की, इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह की बात की जाती। जब एक बाप एक बताता है कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो बेटा कहता है आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे, जो आपने देखा अब अल्लाह के नबी आप कर गुजरे। सुभान अल्लाह। यानी कि बाप और बेटे का IQ लेवल भी कितना बुलंद है। बल्कि नूर भाई इसमें ये बात भी जहन में आती है कि ट्रस्ट, मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को लेके जा रहे थे, तो हज़रत बीबी हाजरा से लोगों ने सवाल किया कि क्या आपको पता है कि इब्राहिम कहाँ लेके जा रहे हैं? तो उनका जवाब था कि जी ये, हाँ, शैतान ने बल्कि आके सवाल किया था कि पता है कहाँ लेके जा रहे हैं, ज़िबा करने लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा वालिद हैं, जहाँ लेके जा रहे होंगे अच्छी जगह ही लेके जा। तो ये वो यकीन होता है। अच्छा, अक्सर ये जो औलाद नरीना वाली बात हमने की, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल ये भी है कि वो ख़वातीन जो अपने आप को गैर मुस्तहकम पाती हैं अपने घरों में, अपने ससुराल में, वो इस आस में होती हैं, इस उम्मीद में होती है कि जिस वक्त मेरा बेटा जवान हो जाएगा तो इसने एक तरह से मेरे राइट के लिए खड़ा होना है। तो वो जो आप बात कर रहे थे कि वहाँ तो बाप से या वालिद से उनसियत का मामला ही नहीं होता, वो तो माँ अपना वजीर तैयार कर रही होती है कि एक दिन ये बड़ा होगा तो फिर ये सारे मजालिम का बदला लेगा। फाइटर पैदा कर रही होती है। बिल्कुल। देखिए आप बच्चे, खाली एक गिलास है उसमें आप कुछ भी डालते हैं ये भर जाएगा। आप नफरत डालें, हसद डालें, बुग़्ज़ डालें, अदावत डालें, ज़माने की सबसे बड़ी चुड़ैल तुम्हारी फुफ्फो है और जो सबसे बदतमीज़ खबीज़ इंसान है वो तुम्हारा चच्चा है, और जो सब शैतान आज़म है वो तुम्हारा ताया है। और इस दुनिया की है, अगर आपने पिलाई तो फिर उसके बाद अमर बेली निकलनी है। जो औरत है वो खाला है। हाँ। और जिसको बोलना नहीं आता वो आपकी नानी है। हाँ। उसको समझाना नहीं आता। और चांद जो है वो मामू है। और जो बात मामू कह रहे, मामू में क्योंकि 2 माँ आती है, माँ इनसे हमेशा बना के रखनी है। इसी तरह निकलेगा वो ज़माने के अंदर फसाद फिल अर्द करेगा, तो झगड़े को अपनाएगा, वो हाइपर होगा, उसमें सब्र नहीं होगा, उसमें खुलूस, उसमें प्यार नहीं होगा। मसला ये होता है माँ बाप की जो फाइट होती है ना,
ये जो ख़ानदान की फ़ाइट होती है, बच्चे का बड़ा बुरा असर पड़ता है। सही सही, और ये मेरे ख्याल में बड़ी अहम पॉइंट्स थे, हमने आज इसको बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह लेके चले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, दानिश साहब एंड नूर भाई फॉर बीइंग हियर विद अस। इसमें हमने दीनी, लीगल एज वेल एज जो हमारा माशरती एंगल है वो लेके आए। कोई भी ख्वाहिश अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन हाँ ऑब्सेशन अगर बन जाए, अगर वो आपके हवासों पे सवार हो जाए और उसके बियॉन्ड आप कुछ ना सोच पा रहे हों, दैट इज़ व्हेन यू नीड अ रियलिटी चेक। हमारा ये प्रोग्राम देखने वाली बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी होंगी जो ये स्ट्रेस, ये प्रेशर फील करती होंगी कि अगर उनकी 2 या 1 बेटी है या कोई औलाद नहीं है तो उनकी औलादें नरीना होनी चाहिए। अपनी किसी भी ख्वाहिश को थोड़ा सा जांचिए, पड़तालिए और अल्लाह ताला की मसलहत में, उसकी मसलहत में खुश होना सीखिए, अल्लाह ताला की तक़सीम में खुश होना सीखिए। अगर आपके पास बेटियां हैं जीती जागती सेहतमंद, तो इसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई फलाह रखी होगी। अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत दीजिए ताकि वो अच्छा इंसान बने, बेटा या बेटी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के साथ इस हफ्ते के हमारा जो पूरी जर्नी थी वो इख्तिताम को पहुँचती है। आपसे मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।